अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पेपर पैटर्न और पेपर को डिस्कस करने का तरीका जो है वो जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास बोर्ड के क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। हमारा क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एमसीक्यूज के साथ रिलेटेड होता है, इसमें 17 एमसीक्यूज आते हैं और उन एमसीक्यूज में 2 या 3 एमसीक्यूज जो हैं वो लाजमन कॉन्सेप्चुअल होते हैं। बाकी के एमसीक्यूज की तरतीब कुछ इस तरह से होती है कि हमारे पास कुछ एमसीक्यूज एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर से भी बन जाते हैं, कुछ एमसीक्यूज बेटे हमारे पास जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनमें से बनते हैं, और कुछ एमसीक्यूज हमारे एंड रिजल्ट में से बनते हैं, और कुछ एमसीक्यूज जो होते हैं ये फार्मूला बेस्ड होते हैं कि जो आप डेरिवेशन के नतीजे में किसी भी आर्टिकल के फार्मूला को ड्राइव करते हैं उसके रिलेटिव उसमें से एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ कैटेगरी है और उनमें से सबसे जो मुश्किल पार्ट है वो कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज का है। कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं तो हमारे लिए जो स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट कंसिडर किया जाता है एमसीक्यूज के अंदर वो वही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, और ये बोर्ड के अंदर 1-2 जो है वो अब लाजमन आता है। अब इस चीज को हमने डील किस तरह से करना है, इस चीज को बेटे इसी तरह डील करना है जैसे एक बैट्समैन एक फास्ट बॉलर या स्पिन बॉलर जो है उसकी टेक्निक को समझते हुए उस तरह से प्रैक्टिस जो है वो बार बार उसी तरह की बॉल्स की करता है, तो वो प्रैक्टिस जो है उसको मैच के अंदर बहुत सारी आसानियां पैदा कर देती है। तो हमारे पास भी सिर्फ एक ही कुलिया है कि हम ऐसे एमसीक्यूज जो कॉन्सेप्चुअल्स हो उनको टीचर से डिस्कस करें और बार बार उनकी प्रैक्टिस करें, तो इट मेक मच इजियर इन बोर्ड पेपर। अब एक ही स्टेटमेंट को बार बार रीड आउट करें। जब आप स्टेटमेंट को बार बार रीड आउट करेंगे तो वो चीज आपके जहन में बैठ जाएगी अच्छी तरीके से, फिर हमें उस चीज को हल करना जो है वो आसान हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं जो सब्जेक्टिव पार्ट का है। इट इज रिलेटेड टू शॉर्ट आंसर पोर्शन, और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 ये 3 क्वेश्चन जो है ये शॉर्ट आंसर पोर्शन के रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर टोटल हमारे पास 12 क्वेश्चंस होते हैं जिनको हमने जिनमें से हमने जो है वो 8 या 9 क्वेश्चन जो है वो करने होते हैं। 8 क्वेश्चन जो है वो बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेड है कि आपने करने हैं। 9 या 10 तक जो है वो आप उसको कर सकते हैं। कुछ इजाफी क्वेश्चन लाजमी किया करें ताकि अगर कोई रॉन्ग हो जाए तो वो आपको एडिशनल मार्क्स जो है उधर से मिलकर वो आपका कंपनसेट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी आपने 12 में से 8 क्वेश्चन करने। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि शॉर्ट आंसर का ही पोर्शन है उसमें बेटे आपने 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 9 करने हैं। तो इस तरीके से आपके टोटल 44 मार्क्स के 22 क्वेश्चन जो है वो बन जाएंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो बेस्ट वे है, यू मस्ट टेक द प्रोफेशनल व्यू ऑफ दैट क्वेश्चन। आपकी राइटिंग स्किल जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, आपका प्रेजेंटेशन मेथड बहुत ज्यादा जो है वो मैटर करता है। जब तक आप इन चीजों के ऊपर फोकस नहीं करते यू कैन नॉट गेट अ बेटर रिजल्ट। लेट्स सपोज दैट कि जैसे एक क्वेश्चन है सेकेंड ईयर के अंदर से कि Why the electric field lines never cross each other। तो अब इसका आंसर जो है वो प्रेजेंटेशन मेथड आप इसका देख सकते हैं कि पहले वन लाइनर जो है इसका प्रेजेंट किया गया है। वन लाइनर मीन टू से कि उस एक लाइन के अंदर जो है वो पूरे क्वेश्चंस का एक मोटिव पता चल जाता है कि इसमें ये चीज बयान की करनी है इसने। नंबर 2 उसके नीचे उसके एक्सप्लेनेशन या रीजनिंग आपने बतानी होती है कि इस वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। तो अब हमारे जहन में ये चीज 100% श्योर होनी चाहिए कि हमने जब भी किसी शॉर्ट आंसर को अटेम्प्ट करना है तो हमारे पास ये क्लियर होना चाहिए कि हम पहले उसका वन लाइनर प्रेजेंट करेंगे और फिर हम उसकी सॉल्यूशन या रीजनिंग या अगर हमने उसके एक्सप्लेनेशन टाइप है तो उसको एक्सप्लेन करने की हेडिंग देकर नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये शॉर्ट आंसर जो है वो एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पैटर्न जो है वो अटेम्प्ट होगा और उसके हमारे पास पूरे नंबर जो है वो हमें मिलेंगे। फिर एक क्वेश्चन जैसे एंड होता है उस क्वेश्चन के नीचे एक आपने लाइन लगानी होती है कि वो क्वेश्चन नंबर 2 का
पहला पार्ट जो है वो आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप उसका दूसरा पार्ट कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स आपने एक ही जगह पर जो है वो लिखने होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 का एक पार्ट लिखें, क्वेश्चन 4 का एक पार्ट लिखें, फिर 2 का एक पार्ट, 3 का और 4 का। इस तरह से गड़बड़ नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 2 आपने स्टार्ट किया तो उसके 8 के 8 क्वेश्चन आपने करके आगे जो है वो फॉलो ऑन करना। अब बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड के अंदर ऐसे भी आते हैं जिन क्वेश्चंस के अंदर वन लाइनर नहीं बन सकता, जैसे कि इधर शो किया गया है क्वेश्चन नंबर 3, उसका पहला पार्ट है कि सोर्स ऑफ करंट आपने लिखने हैं। क्वेश्चन चैप्टर में 13 से है। अब सोर्स ऑफ करंट का वन लाइनर नहीं बन सकता, आप इसको इसी मेथड के साथ ही लिखेंगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ही आप कैटेगरी बना लें कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो हमें एज इट इज लिखने पड़ते हैं। और इसके नीचे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमने रेजिस्टेंस को फाइंड करना है, यानी न्यूमेरिकल टाइप जो है वो शॉर्ट आंसर आ जाता है। तो उसके अंदर भी बेटे आपने वन लाइनर नहीं लिखना होगा, आपने उसका सोल्यूशन देना है कि उसकी रेजिस्टेंस को फाइंड करना है और पूरी रेजिस्टेंस R1 R2 को फाइंड करके उसका कंपैरिजन जो है वो लास्ट पे बता देना। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी जो है वो हमारे पास इन शॉर्ट आंसर्स की आती हैं। जिन क्वेश्चंस का थ्योरेटिकल पार्ट है, एक्सप्लेनेशन टाइप क्वेश्चंस है, उनको आपने लाजमन इस तरह से अटेम्प्ट करना है कि यू मस्ट टेक दैट कि आपने वन लाइनर लिखना है, उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है और उसके बाद जो है वो आप उसके लाइन को एंड करेंगे और अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे। अगर आप एक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, अब आपने क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करना है, तो आप एक कंप्लीट मार्जिन लाइन जो है वो लगाएंगे, जो एक मार्जिन लाइन को दूसरी मार्जिन लाइन से नीचे बॉटम से मिला देगी। इस तरीके से आपका एक पार्ट जो है वो अगले पार्ट से अलग होना शुरू हो जाएगा। ये आपकी तरतीब जो है वो आप फॉलो करेंगे। अब आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर। लॉन्ग क्वेश्चन 24 मार्क्स जो है वो कैरी करता है टोटल पेपर का। अब लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। इन 5 क्वेश्चंस में से आपने कोई से 3 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं एंड ईच क्वेश्चन कैरी 8 मार्क्स और हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक थ्योरेटिकल पार्ट है और एक आपका न्यूमेरिकल पार्ट है। थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर आपने थ्योरी का लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना है। अब उस थ्योरी के लॉन्ग क्वेश्चन की एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है कि राइट अ नोट ऑन पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर के ऊपर नोट आपने लिखना है, तो आप उसको लिखना स्टार्ट करते हैं एक तरतीब से। पहले पोटेंशियोमीटर के बारे में बताते हैं, फिर पोटेंशियोमीटर चूंकि एक डिवाइस है, आपकी जो फिजिक्स है उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डिवाइसेस के साथ रिलेटेड, मतलब एसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर, पोटेंशियोमीटर। अब इन क्वेश्चंस को आपने किस तरह से प्रेजेंट करना है, यू मस्ट फोकस ऑन दैट। अब इनको एक तो पहले उस डिवाइस के बारे में बताएं, फिर आप उसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग बताएं, फिर आप उसकी एक्सप्लेनेशन दें और उस एक्सप्लेनेशन में उसकी डायग्राम आती है, डेरिवेशंस आती हैं। ऑल दैट विल बी रिटन एज पर रूल ऑफ द पेपर्स। फिर आप उसकी लास्ट पे चले जाते हैं तो पोटेंशियोमीटर के यूजेस आप उसमें डिस्कस करते हैं, यानी उस डिवाइस के यूजेस क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर इस क्वेश्चन के नीचे आप देख रहे हैं कि इसको सेपरेट करना है दूसरे पार्ट से, तो आपने एक मार्जिन लाइन उसमें ड्रॉ की कि आप इस तरह से एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से अलग कर सकते हैं। फिर अब अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल पार्ट का। न्यूमेरिकल पार्ट के अंदर व्हाट विल बी द रिटन एज न्यूमेरिकल, तो सारे करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल मेथड है न्यूमेरिकल करने का और जो आपको पूरे नंबर दिलाएगा वो ये है बेटे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक गिवन डाटा लिखें जो आप उस स्टेटमेंट से गेट करेंगे। फिर आपने टू फाइंड लिखना है कि क्या चीज आपने फाइंड आउट करनी है, फिर आपने फॉर्मूला और उसका सॉल्यूशन देना है और उसको सॉल्व करते हुए आपका ये न्यूमेरिकल पूरा हो जाएगा। जैसे ही आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो तो आप न्यूमेरिकल के आंसर को दोबारा से देखें और उसको एक प्रॉपर हाईलाइट जो उसको यूज करते हुए उसको हाईलाइट करें। उस आंसर के अंदर आपने क्या देखना है
कि क्या ये वेक्टर क्वांटिटी तो नहीं है, इसमें इसकी डायरेक्शन यानी यूनिट वेक्टर देने की जरूरत तो नहीं है, इसके अंदर मैंने यूनिट प्रॉपर लिखा है, इसमें मैंने प्रीफिक्स का ख्याल रखा है, मैंने वो रूल्स जो कन्वेंशंस जो है वो बताई गई हैं उनको फॉलो करते हुए मैंने ये सारी चीजें जो है वो प्रॉपर लिखी हैं। अगर आप इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे तो देन आपको पूरे मार्क्स जो है वो अवार्ड किए जाएंगे। तो इन चीजों का आपने न्यूमेरिकल के अंदर ख्याल रखना है। जैसे मैंने आपसे बेटे डिस्कस किया कि हमें पहले डिवाइस के बारे में बताना है, फिर आपने उसकी प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग बताना है, फिर आपने वर्किंग बतानी है, और ये आपका क्वेश्चन इस तरतीब से चलेगा। लेकिन सारे लॉन्ग क्वेश्चन इस तरतीब से नहीं चलेंगे। सपोज दैट कि आपके पास क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड। फिर आप क्या करेंगे, पहले आप सोलेनॉइड को बयान करेंगे और फिर आप उसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर देंगे कि आप एम्पीरियल लॉ को यूज करते हुए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड किन स्टेप को फॉलो करते हुए वो फाइंड आउट करेंगे। वो तमाम तर कैलकुलेशन करने के बाद जब आप एंड रिजल्ट तक पहुंचेंगे तो फिर आपके पास इसमें चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी डायरेक्शन भी आपने बतानी है, तो आप राइट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन को प्रेजेंट करेंगे। अब आप इसके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अपने जहन में एक तरीकाकार बिठा लीजिए कि आपका प्रेजेंटेशन मेथड बेहतर होना चाहिए, डायग्राम आपकी बेहतर होनी चाहिए। आप अपने कंटेंट को, हर लॉन्ग क्वेश्चन के कंटेंट को आप अपनी मर्जी से डिजाइन करें, लेकिन वो सारे के सारे कंटेंट जो बुक के अंदर अवेलेबल है वो सारे पेपर के अंदर भी डिस्कस करने हैं, और हर लॉन्ग क्वेश्चन के कंटेंट जो है वो दूसरों से डिफरेंट हो सकते हैं। फिर हम इसकी भी कैटेगरी बना लेते हैं। जैसे हमने एमसीक्यूज की कैटेगरी बनाई, शॉर्ट आंसर की बनाई, अब हम इसकी भी लॉन्ग क्वेश्चन की कैटेगरी भी बनाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की कैटेगरी क्या है कि कुछ लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो डिवाइसेस के रिलेटेड आते हैं, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे पास डेरिवेशन रिलेटेड जो है वो आते हैं, जैसे कि टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन बेटे ऐसे होते हैं जो हमारे पास थ्योरेटिकल तरीके से हमें लिखने होते हैं, जैसे राइट अ नोट ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। अब उसमें ना डेरिवेशन है ना आपका वो कोई जो है वो डिवाइस के तौर पर पढ़ा जाता है, वो अब सारी की सारी जो है वो एक्सप्लेनेशन है, थ्योरी है। थ्योरी को वेल डिफाइन करने के लिए हेडिंग का यूज करें और एक प्रॉपर वे से उसको डिस्क्राइब करना शुरू कर दें, तो आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन के तमाम इंपॉर्टेंट पार्ट्स को डिस्कस कर देंगे तो आपके पास इसके पूरे नंबर आ जाएंगे। लेकिन इख्तियार ये करनी है कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन के कंटेंट को डिफाइन करते हुए तरतीब का ख्याल रखना है। अगर आप तरतीब आगे पीछे कर देंगे, मसलन हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना था तो पहले मैंने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को डिफाइन कर दिया, बाद में डाया और पैरा को कर रहा हूं, तो ये तरतीब उल्टी हो जाएगी। हालांकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल उस वक्त तक समझ नहीं आएगा जब तक आप पैरा और डाया को क्लियर करके आगे की तरफ नहीं जाएंगे। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसको अच्छे तरीके से सुने, फायदा उठाएं, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, और बेल आइकन का बटन जो है वो जरूर प्रेस कर दें। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।